स्टूडेंट्स, हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो चैप्टर 10 से रिलेटेड ही है कि हम लोगों ने चैप्टर जो 10 है उसको स्टार्ट कर रखा है। और चैप्टर कौन सा है हमारा? फोटोसिंथेसिस का। तो अपन चैप्टर 10 को ही क्या करते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जो यूनिट 3 का एक पार्ट है। अब वहाँ पर आज हम लोग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए ना, इसीलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेचर ऑफ लाइट, लाइट की नेचर। फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नेचर ऑफ लाइट का रहेगा। देखिए, अब आपको पता है कि लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल द फॉर्म ऑफ द वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, फॉर्म ऑफ द वेव फॉर्म में लाइट ट्रेवल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे या वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब देखिए, यहाँ से ये क्रिस्ट सक्सेसिव क्रिस्ट बन रहे हैं, जैसे ये ऊपर गया फिर यहाँ, ठीक है, तो एक फॉर्म बन गई ना ये, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे आ गया, फिर एक फॉर्म बन गई। तो इसमें सक्सेसिव क्रिस्ट होते हैं। इन सक्सेसिव जो क्रिस्ट होते हैं इनके बिटवीन जो, यानी कि अपन बता सकते हैं, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे द डिस्टेंस बिटवीन टू वेव इज कॉल्ड द वेवलेंथ, इज कॉल्ड द वेवलेंथ। यानी कि टू वेव के बिटवीन, एक वेव ऐसे कंप्लीट होती है, एक वेव, फिर ये सेकंड वेव, तो इसका मतलब ये दो मिलकर के इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को डिनोटेड बाय द लैम्डा। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव इज नोन एज द वेवलेंथ। देन द वेवलेंथ डिनोटेड बाय द लैम्डा। ये अपन ये भी तो बता सकते हैं कि टू सक्सेसिव क्रिस्ट, तो यहाँ से लेकर के एक क्रिस्ट, यानी एक ऊपर और एक नीचे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ, तो ये दो क्रिस्ट हो गए ना। तो दो क्रिस्ट के बिटवीन की जो लेंथ होती है, कितनी डिस्टेंस पाई जाती है इनके बिटवीन में, उसको भी क्या बोलते हैं, लैम्डा। और लैम्डा से डिनोटेट करते हैं वेवलेंथ को। फिर अपन बताते हैं कि द एनर्जी ऑफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द रे। कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी तो यूज में आएगी ना, कि जो एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होती है। आप ध्यान रखो, ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी है। इनवर्सनली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर, यानी इसका मतलब क्या, अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अगर वेवलेंथ लंबी है तो एनर्जी फिर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये एक दूसरे की क्या चलती है, अपोजिट चलती है। जैसे मैं आपको बना के बताऊं, एक तो अपन है ना ऐसे बना देते हैं वेव, ठीक है, एक वेव ये बना दी अपन ने। तो यहां देखिए, यहां क्या होगा, एनर्जी हाई होगी, एनर्जी क्या होगी, हाई, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ क्या है, स्मॉल वेवलेंथ होती है। यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, द वेवलेंथ इज द हाई, सो एनर्जी इज द लो। सो वी कैन से द वेवलेंथ एंड द एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। या द नेक्स्ट लाइन अपन बताएंगे। देखिए, इसमें क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स देखने अपन को, पूरी डिटेल नहीं देखनी। कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले वेवलेंथ की डेफिनेशन देख ली, फिर ये बता दिया इनवर्सनली एक दूसरे की क्या होती है, प्रोपोर्शनल प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में, यानी शॉर्टर देन वाली बात कंप्लीट हो गई। फिर बताते हैं कि द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर वर्ड क्या बनेगा, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, जो लाइट, सनलाइट आ रही है, उस सनलाइट के अंदर वो स्पेक्ट्रम जिसमें विजिबिलिटी हो, जिसको अपन देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, द visible part of electromagnetic ray,
द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। इज द विजिबल स्पेक्ट्रम 3, आपको 11th में भी तो था ना ये वाला, 3902 नैनोमीटर। ये क्या हो गया, विजिबल स्पेक्ट्रम हो जाता है कितना, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। क्लियर है, चलिए ये हो गया विजिबल स्पेक्ट्रम हो जाता है। अब देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 660 से 780, ठीक है, यानी कि विजुअल स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, किससे अधिक, 660 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ किसके लिए हो जाती है, रेड के लिए हो जाती है ये वेवलेंथ। और देन द वॉयलेट, तो वॉयलेट 3902 460 नैनोमीटर लेस देन द, तो अपन बता सकते हैं कितनी हो जाएगी वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम 390 से 760 नैनोमीटर तक होती है। इसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, यानी 7 कलर को डिफाइन करती है, ये भी आपको पता है, विबजोर वाले 7 कलर होते हैं। द वेवलेंथ रेड कलर इज 660 नैनोमीटर टू 780 nanometer and the violet is 3902 to 430 नैनोमीटर। क्लियर हो गया, चलिए अब ध्यान में रखिएगा, जो ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू के अंदर जो कलर्स आएंगे वो कलर कितने होंगे, 7 कलर होते हैं विबजोर वाले कलर डिफाइन की। और विबजोर के जो कलर वो आपको पता ही कि रेनबो में कौन से कलर होते हैं, उन्हीं कलर को इसके अंदर विबजोर बोलते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब उसके बाद में क्या है कि अगर रेड से हाई है ना, द वैल्यू या द वेवलेंथ या द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज हायर देन द रेड वैल्यू, इज हायर देन द रेड वैल्यू इज नॉन एज द इंफ्रारेड, उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रारेड बोलेंगे। और द वेवलेंथ इज लो द वॉयलेट, the wavelength is low, the violet is known as the ultraviolet। क्लियर हो गई ये बात, चलिए अब ध्यान में रखिएगा, द लाइट रे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन, किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेवलेंथ चल रही है ना, इस वेवलेंथ के अंदर लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है। जब लाइट पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो इज नॉन एज द फोटोन। द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स इज नॉन एज द फोटोन, इज नॉन एज द फोटोन बोलते हैं। फिर बताते हैं कि 8 फोटोन कितने, 8 photon required for the reduction of 1 molecules of CO2। Clear? 1 molecules of the CO2 to required 8 photons, to required 8 photons। क्लियर हो जाए कितनी, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द quantum need of photosynthesis, quantum need of photosynthesis। The number of the molecules of oxygen released per quantum is the quantum yield, the number of oxygen released per quantum is the quantum yield। Plants show maximum photosynthesis in blue and red, plant show maximum photosynthesis in blue and red। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस पे हो रहा है, ब्लू और रेड पे हो रहा है। तो ब्लू और रेड पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन पे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नेग्जिबल होता है। ये ध्यान में रखना भाई, किस कलर पे नेग्जिबल हो जाएगा, ग्रीन, यानी किस कलर की लाइट पे नेग्जिबल होगा, ग्रीन कलर की लाइट पे ये क्या होता है, नेग्जिबल होता है। अब आप ये मत कह देना
कि जो प्लांट में तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को ऑब्जॉर्व करना, यानी वो रेड कलर वाली लाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा। रेड कलर वाला एरिया कितना दिया था, 660 से 730 तक वाला जो एरिया होता है, यानी 660 के बाद का जो एरिया आता है उसको अपन रेड कलर वाला बोलते हैं। सीधी बात ये 660 के, तो 660 से लेकर के वो लाइट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करने का फंक्शन है परफॉर्म कर लेता है। आपकी बुक में दे रखा है 660 से 7 है ना 80 तक की जो लिमिट होती है वो रेड में आती है। ग्रीन के अंदर नेग्जिबल। क्यों होता है ग्रीन के अंदर नेग्जिबल, तो इसका रीजन ये होता है कि ग्रीन लाइट लेस इफेक्टिव वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। अब देखिएगा कि अपन जब विजिबल स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो विजिबल स्पेक्ट्रम 390 से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्रीन कलर होता है उसकी वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम से क्या होती है, कम होती है। इफ लेस इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, सो द ग्रीन कलर लाइट इज नॉट शो द फोटोसिंथेसिस। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपकी क्लियर हो चुकी है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक चलता है, वो मेन टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्लो पॉइंट में पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, तो आपको भी आराम से वीडियो को देख करके अच्छे से टॉपिक को समझने होते हैं। अब मैं देखिए बीच बीच में से यूनिट छोड़ रही हूँ, तो इसका एक रीजन है कि बाय द वे 30% सिलेबस कम हो जाता है, तो उस यूनिट के जो चैप्टर से मैंने सेकंड वाली यूनिट छोड़ दी बीच में, तो हो सकता है उसके कुछ चैप्टर हट जाए, लेकिन ये वाले जो चैप्टर अब मैं जो करवा रही हूँ तो इनके 100% पॉसिबिलिटी होती है कि ये नहीं हटेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब आपको साइट पता है ना फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, तो ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे करके बताओगे साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मैं नहीं बता रही, आप बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर की फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटो जो सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है अपन उसके अंदर ये बताते हैं कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के अंदर कि कहाँ प्रेजेंट होती है। देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है, सबसे पहले क्या होगा कि जो क्लोरोफिल होगा वो सनलाइट को अब्जॉर्व करता है। टू अब्जॉर्व द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल्स, the chlorophyll molecules are excited. The chlorophyll molecules are excited to break down the water molecules. या the water molecules break by the photolysis. Photolysis का मतलब लाइट की प्रेजेंस में. Then the breakdown of the water molecules to release the hydrogen ion, electrons and oxygens. The oxygens are used in the respiration process and the some is liberated in the atmosphere. The electrons है ना, ये रहे, the electrons are received by the many receptors. अभी रिसेप्टर्स की बात अपन करेंगे क्योंकि अपन तो यहाँ केवल रफली देख रहे हैं, मैन मैकेनिज्म नहीं करे। मैन मैकेनिज्म को अपन बिल्कुल आराम से करेंगे धीरे धीरे। तो द इलेक्ट्रॉन आर रिसीव बाय द मैनी रिसेप्टर्स टू फॉर्म द एटीपी एंड NADPH प्लस। ATP and NADPH plus is a form of storage energy, and the hydrogen ions involved in the reductions of the carbon dioxide. Involved in the reduction of the carbon dioxide with the ATP and NAD. देखिए ये हाइड्रोजन जो आयंस है इन्होंने NADPH बना लिया एक तरफ से, इलेक्ट्रॉन क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं। मैं वापस से बताती हूँ, देखो फोटोलाइसिस हुआ तो क्या बना, हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन।
electron involved in the formation of the ATP and the hydrogen's ions is form the NADPH plus hydrogens. तो NADP था ना, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसके साथ में क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो क्या बन गई ATP. बोथ आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स. इतनी तो द फोटोसिंथेसिस इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, जिसके अंदर CO2 का रिडक्शन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है. ये तो था एक रफली पॉइंट्स था कि जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन टू फॉर्म द टू हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीजन्स. Hydrogens electron to form the ATP, hydrogens to form the NADPH plus hydrogens ions. Both are involved in the reductions of CO2. The photosynthesis completed in the two reaction. First reaction is light reaction. First reaction is light reaction and the second reaction is the dark reaction. ठीक है. The photosynthesis complete in the two step. First step is the light reaction, second step the light reaction. For the photosynthesis to require the light. For the photosynthesis to require the light. The site of the light reaction is Grignard. और ग्रेना के अंदर भी क्या है, थैलेकोइड. ग्रेना में भी क्या बताओगे, यानी थैलेकोइड इन ग्रेना, यानी ग्रेना इन थैलेकोइड्स. ये इसकी साइट हो गई. डार्क रिएक्शन की साइट क्या होती है, स्ट्रोमा होती है. तो फोटोसिंथेसिस, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में. तो फोटोसिंथेसिस की साइट क्या हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट हो जाती है. चलिए, अब जो रिएक्शंस के अंदर जो यहाँ डार्क रिएक्शन में नॉट रिक्वायर्ड द एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यहाँ पर अगर लाइट की एनर्जी की तो होती है, लाइट की नहीं होती. यहाँ पर जो लाइट इसको चाहिएगी वो किससे मिल जाएगी, डार्क रिएक्शन को लाइट कौन दे देगा, एनर्जी कौन दे देगा, यहाँ से एनर्जी बनेगी और ये किसके पास चलेगी, डार्क रिएक्शन के पास चली जाती है. तो अपन लाइट रिएक्शन की कंप्लीट स्टडी करेंगे और डार्क रिएक्शन की भी कंप्लीट स्टडी करेंगे, दोनों को डिवाइड करके स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टेम्परेचर क्वांटम. तो लाइट जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर क्वांटम Q10/1 होता है. ठीक है, 10 = 1 हो जाएगा किसका, लाइट रिएक्शन के लिए. फिर अपन बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन की बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन के लिए वेयर द हीट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं. तो इसके लिए कैसा हो जाएगा, डार्क के लिए 2 और 3, यानी Q10 = 2 and 3. 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है. फिर देख, टेम्परेचर क्वांटम क्या होते हैं, फोटोसिंथ यानी लाइट डिपेंड करते हैं. लाइट अगर क्वांटम 1 है तो लाइट रिएक्शन है. क्वांटम यानी कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 और 3 हो जाए. अगर कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 और 3 हो जाता है तो कौन सी रिएक्शन आएगी, डार्क रिएक्शन आएगी. ये तो देखिए बिल्कुल इजिली स्टेप थी. तो ऐसे तो एग्जाम में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं पूछा जाता है, वो सीधे सीधे क्या देगा, लाइट रिएक्शन से रिलेटेड, डार्क रिएक्शन से रिलेटेड. तो अब आप आराम से समझोगे हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, लाइट रिएक्शन. ठीक है, द फोटोसिंथेसिस प्रेजेंस ऑफ द लाइट इज नॉन एज द लाइट रिएक्शन. साइट ऑफ द लाइट रिएक्शंस, ग्रेनाइन थैलेकोइड. ग्रेना में भी कौन सा पार्ट, थैलेकोइड. यही तो था साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड्स. चलिए, क्योंकि इसको अपन एक वर्ड और दिया था, थैलेकोइड जो थे, थैलेकोइड्स क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन के, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना. थैलेकोइड में प्रेजेंट होंगे ना, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे,
जिसको साइट ऑफ लाइट यानी ग्रेना क्या होगी, साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस हो गई। तो मेन तो ग्रेना ही है ना, और ग्रेना के अंदर ही क्या है पाए जाते हैं, थैलेकोइड पाए जाते हैं, क्योंकि थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ग्रेना इसकी क्या होगी, साइट थैलेकोइड, साथ में लिख देना बेटर देन होता है, लेकिन ग्रेना लिखना मत भूलना, ग्रेना। फिर उसके बाद में क्या, अब देखिए प्रोसेस अपने स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस प्रोसेस के अंदर, कि एक ये बता दीजिए कि लाइट जो रिएक्शंस हो रही है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट रिएक्शंस, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, लाइट की प्रेजेंस में होती है लाइट रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शंस होती है इसको क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन भी बोला जा सकता है। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे देख के रखते हैं लाइट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि डार्क रिएक्शन को ब्लैकमेल से रिलेटेड लेते हैं, तो इसको हिल से रिलेटेड ले लेते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं इस प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पॉइंट क्या बनेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। Absorptions of sunlight and excited of chlorophyll molecules। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा फिर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर molecules, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर molecules टू रिलीज द ऑक्सीजन्स। थर्ड पॉइंट बन जाएगा formations of NADPH plus हाइड्रोजन आयन। फिर नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशंस, एग्जाम में ये पूछा गया है, फोटोफॉस्फोराइलेशंस, ठीक है, 2019 के पेपर में पूछा गया था फोटोफॉस्फोराइलेशंस। तो ये पॉइंट्स आते हैं, क्या है, absorption of sunlight and excited, photolysis of water molecules। इन सब की अपन अब कंप्लीट क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपना क्या रहेगा, absorption of sunlight and excited the chlorophyll molecules। first of all this is the chlorophyll molecules, clear। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट का है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ध्यान में रखना, क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब द सनलाइट एंड एक्साइटेड फॉर द सम टाइम्स। एक्साइटेड, देखिए एक्साइटेड हो गई है ऐसे, excited for the sometimes the chlorophyll molecules absorb the sunlights and excited for the sometimes। या किसको, और लाइट के भी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स absorb the packet of quantum of electromagnetic wave। Chlorophyll molecules absorb the packet of quantum from the electromagnetic wave and excited for the some times, and chlorophyll molecules excrete the electrons। अब इस प्रोसेस में देखिए क्या होगा कि जो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये मान लीजिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, प्लस इन्होंने किसको ऑब्जर्व कर लिया, फोटोन को ऑब्जर्व कर लिया। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर लाइट किस फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में तो होती है। क्वांटम प्रेजेंट है, क्वांटम के जो पैकेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, फोटोन की फॉर्म में। जो फोटोन को अब इस करने के बाद में क्या हो गई है, एक्साइटेड हो जाती है। तो ये क्या होगी, एक्साइटेड होगी। देखिए मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ, ऐसे ये एक्साइटेड हो गए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, वो भी कुछ टाइम्स के लिए, ठीक। एक्साइटेड होने के बाद में इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट क्लियर। कितनी समझ में आ गई इतनी बात आपके।
हो कहाँ रहा है ये काम, ग्रेना में हो रहा है, थैलेकोइड्स वाले जो पार्ट्स होते हैं वहां पे। अब सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो है एक्साइटेड क्लोरोफिल या द रिलीज एनर्जी टू इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स की। तो वाटर तो आपको पता है कि रूट है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, और रूट वाटर को ऑब्जॉर्व करके कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देती है, लीव्स तक, और लीव्स के भी एक क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां वाटर तो प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक्साइटेड जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ये किसका ब्रेक डाउन करेंगे, वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे, टू ब्रेक डाउन द यानी फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, देन टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में आ गया, आयंस की फॉर्म में, साथ में इलेक्ट्रॉन निकल गया और प्लस ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे अपन 2 कर दे तो ये कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बैलेंस करना कि ऑक्सीजन को ओ नहीं लिख सकते ना, इसीलिए इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया मैंने। क्लियर हो गई इतनी बात आपके। फिर देखिए फोटोलाइसिस के लिए एक मिनरल्स की जरूरत होती है, वो जो मिनरल्स है वो है मैग्नीज आयंस एंड क्लोराइड आयन, ये ध्यान में रखिएगा। फोटोलाइसिस के लिए क्वेश्चन हो भी सकता है मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयंस। मैग्नीज आयन एंड क्लोराइड आयन आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। To release oxygen used for the respiration and some liberate the atmosphere। क्लियर हो गई इतनी बात, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों की। चलिए अब उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या था अपना, फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ देखिए ये रहे हाइड्रोजन आयन, है ना ये हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट NADP, क्या है NADP को किसमें, इसका रिडक्शन कर देंगे, यानी NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। आगे बात क्लियर हो गई आपके, समझ में आ गई। तो अपन बताएंगे कि जो थैलेकोइड की, जो ग्रेना की थैलेकोइड वाली सरफेस का ये है, वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है कि NADP का ये फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, तो कहाँ होगा, मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकोइड ऑफ द स्ट्रोमा सरफेस। देखिए एक बार मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ये थैलेकोइड है, ऐसे है ना थैलेकोइड, ये क्या आ गया, ये स्ट्रोमा, तो ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है ना, तो थैलेकोइड की तो मेम्ब्रेन हो ही गई, और सरफेस किसकी, स्ट्रोमा की सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड, थैलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा सरफेस। वहां पर NADP का तो ये भी ध्यान रखिए फॉर्मेशन कहाँ होता है NADPH प्लस का। देखो इसमें क्या होता है कि वाटर के फोटोलाइसिस के ब्रेक डाउन से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है वो NADP का रिडक्शन करते हैं, और NADP अभी किया है ना, ये तो किया है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो NADP का क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, जिससे NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन बनता है। 2 NADP, देखिए 2 NADP, एक NADP के लिए कितने हाइड्रोजन आयन की रिक्वायर्ड होती है, 2 हाइड्रोजन आयन की रिक्वायर्ड होती है, यानी एक NADP to required 2 hydrogen ion for the reduction of 1 NADP, show the reduction of 2 NADP required 4 hydrogen ion। क्योंकि एक में देखिए 2 आ गए ना, तो एक अभी तो एक ही बना है, ऐसे 2 बने तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या करते हैं, अब ये जो NADPH प्लस हाइड्रोजन आयंस बने हैं ये क्या करेगा, CO2 का रिडक्शन कर लेगा, ठीक है, CO2 का क्या करेगा, रिडक्शन। तो ये अब अभी देखिए अपन ने फोटोलाइसिस किया था, तो फोटोलाइसिस के अंदर हाइड्रोजन आयन
इलेक्ट्रॉन्स आयन और ऑक्सीजन, ये लगा दिया 2। इसका फ्यूचर्स तो हो गया डिटरमाइन, क्योंकि इन्होंने तो क्या कर लिया, NaDPH2H बना लिया, जो आगे जाकर के CO2 का रिडक्शन कर देंगे। अब बच गया कौन, इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मैनी रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव किए जाएंगे, जिसको आगे जाकर के टू कन्वर्ट या टू फॉर्म द ATP। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। कि ये तो क्या इन्होंने यानी हाइड्रोजन आयन ने तो NADP का रिडक्शन किया, NADP का रिडक्शन करके ये CO2 के रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये जो बच गए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं टू रिसीव बाय द मैनी रिसेप्टर्स to involve the formation of the ATP, this is known as the photophosphorylisation। अब वो जो रिसेप्टर होंगे ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड में, क्योंकि ATP भी से डायरेक्ट थोड़ी ना बनेगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ATP बनने के लिए ये फॉर्मूला लेंगे अपन, ये सिस्टम करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो या फोटोफॉस्फोराइलेशन फर्स्ट, फोटोफॉस्फोराइलेशन सेकंड। इनके अंदर मैनी रिसेप्टर लेंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और क्या बना देते हैं, ATP बना देते हैं। तो इस टॉपिक की तो बात अपन बाद में करेंगे। एक बार यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर हो गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन इतना ही ध्यान में रखना है कि फोटोलाइसिस, वाटर की फोटोलाइसिस से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्रू द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर to involve in the formation of the ATP, या फिर the electron are received by the many receptors to form the free energy, the form of ATP is known as the photophosphorylation। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ATP का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए ATP बन गई, CO2 का रिडक्शन कैसे होगा वो वाली। अब CO2 का जो रिडक्शन होना है वो डार्क रिएक्शन में होना है। लाइट रिएक्शन केवल प्रिपेयर करती है कि ये CO2 के रिडक्शन के लिए जरूरी मटेरियल्स है, रिक्वायर्ड मटेरियल्स होगा। अब इसके बाद में जो CO2 का जो रिडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो स्ट्रोमा में होता है। और स्ट्रोमा में होगा तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डार्क रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ तक लाइट रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाती है। आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। लाइट रिएक्शन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, एक्साइटेड क्लोरोमोलिक्यूल्स break down of the water molecules, to break down of the water molecules, release hydrogen ions to involve the reduction of the NADP, involve in the reduction of the NADP, and the electrons ion received by the many receptors and to form the ATP। ठीक है। और NADPH बनता कहाँ है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड इन स्ट्रोमा सरफेस। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं। इतनी बात क्लियर होगी ना सब लोगों के। चलिए अब अपना टॉपिक है, एक जैसे डेफिनेशन है रेड ड्रॉप। क्या है, रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप किसको बोलते हैं, बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन होगी रेड ड्रॉप की। रेड ड्रॉप का मीन्स हुआ, देखिए, वेयर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर इज सप्लाइड टू प्लांट्स। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक केवल एक कलर की लाइट, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, since the decline in rate is related with the red region of light spectrum is called the red drop। ये कह रहा है कि 680 नैनोमीटर की केवल एक मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर पास की जाती है तो वो रेड स्पेक्ट्रम जो है उसकी वेवलेंथ को डेस्ट्रॉय डेक्लाइन कर देती है। ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये रेड कलर से रिलेटेड है, इसीलिए इसको रेड ड्रॉप बोलते हैं कि अगर
680 नैनोमीटर की मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर पास की जाती है तो फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है। जो रेड रीजन से रिलेटेड है इसीलिए उसको रेड ड्रॉप बोलते हैं। तो the process of the photosynthesis at decline when past the higher wavelength of 680 nanometer the monochromatin it is related to the red regions so is known as the red drop। क्लियर हो गया। चलिए तो फिर अपन एक पॉइंट्स लेते हैं, इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट, अब देखिए इमर्सन इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ अपन बताते हैं, एक तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ले लिया मैंने, ये दोनों क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ले लिए। यहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, इस पे हायर वेवलेंथ, ठीक है, हायर वेवलेंथ की लाइट को पास किया, एक शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को पास किया, दोनों को एक साथ पास कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रेट देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक हायर वेवलेंथ की लाइट को पास किया, टू पास द हायर वेवलेंथ, देन आफ्टर टू पास द यानी सेपरेटेड फॉर्म। इन द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स हायर वेवलेंथ यानी शॉर्टर वेवलेंथ and the lengther wavelength both are pass with, and then after the higher wavelength shorter wavelength pass the separately। then we see अपन क्या देखते हैं कि more than the sum total of the rate when both the wavelength beam are supplied separately, यानी more photosynthesis more than the sum total of the rate, photosynthesis more than sum of the total या both the and the less comparison to the separately supplied the photo wavelength। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों वेवलेंथ को पास में दिया जाता है, साथ साथ दिया जाता है, तब तो फोटोसिंथेसिस होगा ज्यादा हायर होता है। और ऐसे शॉर्ट और लॉन्गर वेवलेंथ को अगर सेपरेटली दिया जा रहा है तब उस समय फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस enhancement the rate of photosynthesis is called the immersion effect। इसी को क्या बोलते हैं, समझ में आ गया ना, कि एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ इसके अंदर इमर्सन इफेक्ट के अंदर कि इमर्सन्स और उसके जो एटोल थे साथ काम करने वाले थे उन्होंने दिया था, वे है plant are supplied with light with the shorter wavelength along with the shorter wavelength along with the longer wavelength together the length of photosynthesis is more than the length of photosynthesis is more than the sum of the rate when both the wavelength being supplied सेपरेटली। यानी जब इनको दोनों को साथ साथ दिया तो फोटोसिंथेसिस है ज्यादा, अलग अलग दिया गया तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, कम हो जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन और पॉइंट्स थे जिनको अपन ने क्लियर किया, यानी अपने कौन सी रिएक्शन देख ली, लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली। तो लाइट रिएक्शन की साइट हो गई ग्रेना, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होने पर वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं वो NADP का रिडक्शन कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो ATP का फॉर्मेशन करते हैं।